नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री जवानों संग मनाएंगे दशहरा। शारदीय नवरात्र पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। बीजेपी मुख्यालय पर भी महानवमी की धूम। रामनगर के तेलीपुरा क्षेत्र में बाइक और ट्रक की भिड़ंत, 1 की मौत। मसूरी में एक बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकराई, स्कूटी और स्कूल वैन क्षतिग्रस्त। डोईवाला के भानेवाला में पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी का उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ का मकसद ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें तराशना है, ताकि आगे चलकर एक ग्रामीण खेल प्रतिभाएं क्षेत्र, राज्य और देश के लिए मेडल ला सकें। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठुरवाला के कंडल में अपने पिता की स्मृति में पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी बनाने वाले बलवीर सिंह राणा ने क्षेत्र को समर्पित की। पहले तो जो पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी यहाँ पर बलवीर राणा जी ने अपने पिताजी की स्मृति में प्रारंभ की है। बहुत हमारे पास प्रतिभा है, लेकिन कई बार सुविधाओं के अभाव में प्रतिभाएं उभर कर नहीं आ पाती हैं। मैं समझता हूँ कि एक मौका उन्होंने दिया है। मैं जैसे यहाँ पर देख रहा था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं और बहुत अच्छा बैडमिंटन का उन्होंने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। एक बच्चा ऐसा है जो दिव्यांग है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो बहुत सुंदर ऐसे प्रतिभाओं को इसे उभरने का मौका मिलेगा। 2 अक्टूबर को खेल महाकुंभ में मैंने पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी का जो शुरुआत की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ बच्चे जो निखर के निकले। फिर इस एरिया में मैंने इस बैडमिंटन एकेडमी के अंदर बच्चों के लिए वो सुविधाएं कर रखी हैं। अब जो कई बच्चे जो आज की डेट में छोटे जैसे तैयार हो रहे हैं, या तो मोबाइल या तो नशे की तरफ भाग रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनके माँ बाप में बड़ी वो लग रही है उनको बच्चों की कि क्या करें हम अपने बच्चों को। तो अगर वो इस अकेडमी में भेजते हैं, उनका टाइम होता है, उनको खेलने में होता है, कई चीज़ें उनको हो जाएगी। बहुत अच्छी एकेडमी है, सारी चीज़ें जैसे बैडमिंटन प्लेयर को चाहिए होती है, हाइट है और कोर्ट में आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, और मैट भी इनका एकदम परफेक्ट लेवल का है, नेशनल लेवल का है। तो आपने खेला अच्छा लगा? हाँ जी। आगे भी आने वाले हो आप? हाँ जी। समाज कल्याण प्रभारी मंत्री चंदन रामदास पहली बार जनपद पिथौरागढ़ के भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने बेस अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि का भी निरीक्षण किया। विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों की जिला योजना के कार्यों की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री होने के नाते आज पहला मेरा आगमन पिथौरागढ़ जनपद का हुआ है, जिसमें 2022-23 की जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं का मैंने यहाँ पर मूल्यांकन किया और निर्देशित किया है कि जो प्रथम और द्वितीय किस्त जिन जिन विभागों को मिल गई हैं, उनमें तत्काल टेंडर प्रक्रियाएं शुरू करें और समय पर गुणवत्तापूर्वक काम हम शुरू करें। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद की 3 बड़ी समस्या मेरे संज्ञान में आई हैं, जिनके लिए मैंने माननीय मंत्रीगणों से, विभागीय सचिवों से वार्ता की है। जिसमें पहला प्रकरण अपना यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज SIT है, उसमें एडमिशनों की समस्या, उसके भवनों का जो प्रकरण है वो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने कल ही शाम को अपने प्रादेशिक शिक्षा मंत्री और उनके सचिव से वार्ता की है और तत्काल एडमिशनों की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरा, मेडिकल कॉलेज और यहाँ का जो बेस अस्पताल है उसको सुनियोजित करने का, उसको ठीक करने का जो यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मुझे बताया, मैंने माननीय धन सिंह रावत जी से और स्वास्थ्य सचिव से बात करी है। बेस अस्पताल में हम पदों का सृजन करने जा रहे हैं और तत्काल बेस अस्पताल को सुजतित करने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चयन हो गया है और उसमें भी जल्दी ही जो भवन बन गए हैं उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति और अपने प्रोफेसरों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव शासन में जो लंबित है उसको भी हम निस्तारण करने जा रहे हैं। और बहुत बड़ा प्रकरण पिथौरागढ़ जिले की जो लाइफलाइन है वो है नैनी सैनी हवाई अड्डा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी से बात की थी और कल ही अपने प्रदेश के मुख्य सचिव और उनके साथ विभागीय सचिव भी
यहाँ निरीक्षण में आए हैं और ये प्रयास हो रहा है कि नैनी सैनी हवाई अड्डे को हम अपने आर्मी को सौंपने की बात कर रहे हैं और यहाँ 72 सीटर हवाई जहाज़ का निर्माण करने के लिए भूमि का चयन और अन्य काम करने की बात कर रहे हैं। मगर पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि कम से कम 20 सीटर का हवाई जहाज़ यहाँ चले, नवंबर से रेगुलर चले और जो यहाँ के लोगों की मांग है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र सीपांत। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने देशीय जनपद रुद्रप्रयाग भ्रमण के दौरान 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री के कैंप सभागार में राजस्व, पुलिस, वन विकास और स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर समीक्षा की। राज्यपाल ने श्री केदारनाथ निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के विषम परिस्थितियों के बावजूद समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए उनके लिए आभार व्यक्त किया। सोमवार को राज्यपाल उत्तराखंड ने आर्मी कैंप रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से संबंधित तैयारियों के साथ साथ विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि सुबह सुबह आज केदारनाथ जी के दर्शन किए, बाबा केदार जी का आशीर्वाद लिया। आज तो सोमवार है, नवरात्रि का दिवस है, अष्टमी है और पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए उनको प्रेयर की, उनका आशीर्वाद और सुख समृद्धि के लिए अरदास की। उसके पश्चात आज रुद्रप्रयाग में आकर पूरे परिवार को मिलने का एक बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका मिला है। आज सच कहूँ तो यहाँ पर मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितने भी कार्य देखे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे भारत में महिला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन जो पहाड़ की महिला होती हैं वो अपने आप में बहुत कैपेबल और बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उत्तराखंड और उसमें भी रुद्रप्रयाग की जो महिलाएं अपने आप में अलग हैं। मैंने आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो उनका कार्य है उसको देखा है और बहुत खुशी हुई कि वो अपना कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए इतना अच्छा कर रहे हैं। हमारे देश में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो माइक्रो फाइनेंस स्कीम, डायरेक्ट टू बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप का हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब मैं हर एक महिला को पूछता हूं कि आप एक महीना में कितना बना लेती हैं या कितने का बिजनेस है, तो सच कहूं तो जब वो 10,000 15,000 बोलती हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं वो इस काबिलियत के बलबूते के ऊपर में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक महीने में क्यों नहीं कमाती हैं। मैं अपने आप से ये सवाल करता हूं और ऐसे सोचता हूं कि उत्तराखंड की पूरी लीडरशिप के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हम ये जितना भी लोकल प्रोडक्ट है इसकी पैकिंग किस प्रकार करें, इनका स्टोरेज किस प्रकार करें और किस प्रकार से जो मार्केट है, कंज्यूमरिज्म प्लेटफॉर्म है, उनके साथ में कनेक्ट करें। मुझे खुशी है आज ये भी सुनकर कि कुछ एक महिला हमारे परिवार में हैं जो ऑनलाइन डिजिटल से डरती नहीं है, घबराती नहीं है। उन्होंने डिजिटल इलाके में भी जाने का निश्चय कर लिया है। आज मैंने रुद्रप्रयाग के वेटरन्स को, जो फौजी भाई लोग हैं, उनके परिवारों से भी मिला। मैं रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी मिला। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके तहत काराडूंगी के कोटाबाग में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नैनीताल तारा सिंह नेगी और राहुल पंत के नेतृत्व में कोटाबाग राजकीय इंटर कॉलेज से कोटाबाग मुख्य बाजार और बुद्ध बाजार में स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की बात कही गई। आपको मालूम है हमारी बहन बेटी अंकिता का जो रिजॉर्ट में, अंतर रिजॉर्ट में जो निर्मम हत्या कर दी गई, तो अभी तक इतना समय बीत चुका है, अभी तक उसके जो मेन हत्यारे हैं उनका खुलासा नहीं हो गया। और जिस की वजह से उसको, जिस VVI के लिए उसको प्रेशराइज किया गया उसको सर्विस देने के लिए, और उनको जो कातिल हैं उसके उनको रिमांड में लेने के बाद भी अभी तक उस VVI का पता नहीं चल पाया। और हम इसीलिए आज जो कैंडल मार्च निकालने का एक उसको सम्मान देना और जन जागरण चेतना, हमें जन जागरण को इस मुहिम से जोड़ना और लोगों को जागरूक करने के लिए हमने कैंडल मार्च का यहाँ पर आयोजन किया। और हम तब तक ये कैंडल मार्च करते रहेंगे जब तक अंकिता के कातिलों को कड़ी से सजा नहीं मिलेगी। जो ऋषिकेश में इतना बड़ा निर्मम हत्याकांड हुआ,
इसमें पूरा प्रदेश और पूरा देश आक्रोशित है और जगह जगह जो हमारी टीम है उसके द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को इसके बारे में पता चले और सरकार को आगाह किया जा सके कि जो ऐसे कृत्य हैं उन पर एक बिल्कुल मजबूत कानून बने और लोग ऐसे कानून बने और लोग ऐसे कृत्य करने से डरें, क्योंकि लोगों पर डर बनना जरूरी है। और सरकार को यह बताना है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, जो वीवीआईपी है उसका नाम सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन और उग्र होगा। और हमारी एक ही मांग है कि जो बहन अंकिता है उसको न्याय मिले और उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि मिले। बहुत बहुत अंकिता हत्याकांड और अन्य मामलों में बिना तथ्यों के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जनपद पौड़ी पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी यशवंत सिंह चौहान द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की ओर से निष्पक्षता से कार्य किया जा रहा है, जिसकी निगरानी उच्चतम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वहीं इस प्रकरण में पौड़ी पुलिस द्वारा भी अपना पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पोर्टल द्वारा और सोशल मीडिया में बिना तथ्यों के खबरों को फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक माहौल भी खराब हो रहा है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि तथ्यों के साथ खबरों को चलाएं। उन्होंने साफ किया कि जिन लोगों द्वारा बिना तथ्यों के आधार भ्रमक खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। देखिए, मुझे ये सिर्फ ये कहना है कि जो भी विवेचना हो रही है वो प्रॉपर एक एसआईटी के माध्यम से हो रही है। तमाम एक्सपर्ट उसमें जुड़े हुए हैं और हाईएस्ट लेवल से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। एडीजी एलओ साहब, डीजीपी साहब स्वयं उसमें जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जब इस लेवल पे विवेचनाएं हो रही हैं, एसटीएफ भी उसमें इन्वॉल्व हो रखी है, फॉरेंसिक्स की हमारी जो देहरादून की लैब है वो भी इन्वॉल्व है और जिला पुलिस पौड़ी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के बैनर तले तहसील में प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि आज ही के दिन लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार को भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के आरोपी को आज तक कड़ी सजा नहीं मिली, जबकि पीड़ित किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे को सरकार ने वापस लेने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। और पीड़ित किसानों के साथ न्याय करने और आरोपी मंत्री के बेटे को सख्त सजा देने की मांग के लिए देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जो 1 साल पहले नरसंहार हुआ था लखीमपुर खीरी में, आज हम किसानों को, पत्रकार को आज में श्रद्धांजलि दिया है उन्हें। आज 1 साल हो चुका है और 1 साल हुए हो चुके हैं। उन किसानों को आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है और 2-3 बार जब वहाँ धरने प्रदर्शन हुए तब भी सरकार ने कहा था कि आपको न्याय दिया जाएगा और किसान हमारे बंद हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। उन पर भी कोई कार्रवाई ना होकर उनके ऊपर धारा 302 लगा दी गई है, जो न्यायपूर्ण है हमारा। हम उनका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं आज कि किसानों को न्याय देके अजय टेनी को जेल में डाला जाए, उससे मंत्री को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में पूरा 1 साल हो गया है। हमारे शहीद किसान 4 किसान थे, एक पत्रकार रहे, में से 13 आदमी जो घायल हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम करा और प्रधानमंत्री जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है कि उनको हमने कहा है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है टेनी, उनको बर्खास्त किया जाए। उनके बेटे को हम तो फांसी की मांग करते हैं जो हत्यारे हैं, और साथ ही साथ किसानों को न्याय की बात है, उनको मुआवजे की बात है। 302 मुकदमा जो किसानों पर लगे हुए हैं उसको समझौता के आधार पर सरकार मुकर गई है। हम याद दिलाना चाहते हैं सरकार अपने फैसले पर अडिग रहे और किसानों को न्याय मिले। मसूरी में देर शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड पर एक हरिद्वार की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई, जिसने एक स्कूटी और स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी और स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि स्कूटी और स्कूल वैन में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस की टक्कर से एकाएक बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त स्कूटी और स्कूल वैन को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू किया। ये पहले ऊपर से गाड़ियों को मारते हुए बस पे लोगों ने हाथ मारे, इन्होंने बस नहीं रोकी।
ठीक है ना। और 5 सेकंड पहले मैंने स्कूटी खड़ी, अगर मैं भी नहीं खड़ा हुआ होता तो शायद से मैं भी स्कूटी के साथ उड़ जाता। और बोल रहे ब्रेक फेल हो गए। और गाड़ी इको भी खड़ी थी सामने, एक इको गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भी 5 सेकंड पहले भाई मेरे लगा के गया, कॉर्नर साइड पे थी बिल्कुल, मतलब रोड साइड से आउट साइड थी, सीधा आके ओवर स्पीड थी। ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी का जो है डिसबैलेंस हो गया, इनसे जो है समझ नहीं गया। नुकसान हुआ है स्कूटी और गाड़ी में? स्कूटी का तो पूरी डैमेज है और गाड़ी भी पूरी डेड है। ड्रिंक तो नहीं करी थी, कुछ और ही लग रहा था कि जैसे भांग वगैरह ये ऐसा कुछ कर रखा है उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल सुन सा है वो, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो जवाब नहीं दिया जा रहा। सवारी थी, बस में सवारी थी। लेना ये मोड़ पे से शायद तो इन्होंने बस वालों ने एक किसी की गाड़ी मारी और वहाँ से तेजी में लेके आए एकदम गाड़ी ना, और यहाँ पे आके साइड में स्कूटी खड़ी हुई थी और उसके पीछे एक गाड़ी थी, तो इन्होंने गाड़ी पे मारी और गाड़ी कम से कम इतनी ऊंची ऊपर उछली और तब स्कूटी भी गई और गाड़ी भी गई। वो तो ये लगा लो जो स्कूटी पे बंदा बैठा हुआ था वो 5 या 6 सेकंड पहले ही ऊपर गया है, अगर वो ऊपर नहीं गया हुआ था तो वो भी गया था इन बस वालों के चक्कर में। बस वालों का तो मतलब हमारी सरकार को बस वालों का देखना चाहिए कि ये सही से चले, क्योंकि इनका हाल ऐसा हो रखा है, रोड पे आगे पीछे देखते ही नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो तेजी में ही था, क्योंकि वो वहाँ से ही तेजी में लेके आया और फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि बस के ब्रेक नहीं लगे। स्कूटी और गाड़ी में लगभग कितना नुकसान हो गया? स्कूटी तो सर स्कूटी पीछे ही खड़ी हुई है आपके, कुछ बचा ही नहीं है स्कूटी में, और गाड़ी भी पूरी खत्म है, गाड़ी भी आपके पीछे, ये देख लो। बस में सवारियां थी? बस में सवारियां थी, मतलब ये है कि आप ये लगा लो कि बस किसी की जान जाते जाते बची है। देर शाम रामनगर के तेलीपुरा क्षेत्र में तेजी से चल रहे 2 बाइक सवार एक ट्रक के पीछे से टकरा गए, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। बताया जा रहा है कि देर शाम लगभग 11 बजे रामनगर टांडा मल्लू के रहने वाले 2 युवक रामनगर से अपने घर टांडा मल्लू जा रहे थे। वो बहुत तेजी में थे। जब वो तेलीपुरा पहुंचे तो वो अपनी बाइक का संतुलन संभाल नहीं पाए और उनके आगे चल रहे ट्रक से जा टकराए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को 108 की मदद से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। ये लोग रामनगर से घर की ओर जा रहे थे टांडा मल्लू को, तेलीपुरा रोड पर हाईवे से दूसरी रोड जो पीछे वाली, तो तेलीपुरा और चिलिया के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। ये 2 लड़के थे बाइक से, आगे गाड़ी जा रही थी ट्रक वगैरह, उससे ये भिड़े यहाँ पर। एक एक्सपायर हो गया है, एक सही है। इनको जो है फिर 108 के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने इनको जो है मृतक घोषित कर दिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।